So we'll begin with the Canterbury Tales today. अब मैंने पहले आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन दी तब बताया था कि कैंटरबरी एक जगह है जहाँ पे ये जो पिलग्रिम्स हैं ये सब इकट्ठे होके दे आर ट्राइंग कि अब हम रास्ते में कैसे टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो डिसाइड करते हैं कि चलो वील नरेट टेल्स टू वन अनदर। ठीक है, ये तो एक स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि चौसर जो हैं वो पहले राइटर थे जिन्होंने ऐसे टेल्स का कलेक्शन लिखा है, कहानियों का संग्रह बनाया उन्होंने पोएटिक वे में। उनसे पहले बुकैशियो थे, उन्होंने बहुत ज्यादा ना टेल्स का ऐसा कलेक्शन था डेकेमेरॉन नाम से, DECAMERON। ये 3 यंग लॉर्ड्स और 7 यंग लेडीज जो है ना वो डिसाइड करती हैं कि हम टेल सुनाएंगे जब वो एक बहुत ज्यादा ना एक कंट्री का कर रहे हैं, और ये जो शहरों में उस टाइम पे प्लेग हो रहा था उससे बचने के लिए इन लोगों ने ये डिसाइड किया था। ठीक है, और ये जो कहानियां थी, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ बुकैशियो जो राइटर जिन्होंने लिखी थी, ये सोशल हाई सोसाइटी का जो सर्कल है ना उनकी कहानियां थी। हमारे पास जो है जो चौसर का कैंटरबरी टेल्स है, आज तक हम इतने सालों बाद बात कर रहे हैं, तो इस लिटरेरी टेक्स्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो जो कमेंडेबल है। एक तो यहाँ पे एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस हमारे सामने क्या बनाया इस राइटर चौसर ने कि उन्होंने एक पिलग्रिमेज को एक टेक्निक बनाई। पिलग्रिमेज मीन्स धार्मिक स्थान पे जो ये यात्रा, धार्मिक स्थान की जो यात्रा है, जो एक प्रेमिस बनता है इस कॉम्पोजिशन का। तो ये क्या क्यों उन्होंने ऐसा किया? अब जैसे मैंने ये टेक्स्ट की बात की जो पहले बुकैशियो ने भी लिखा है, वहां पे एक ही सेक्शन, समाज का एक ही सेक्शन है जो इकट्ठा जो शेयर कर रहा है। लेकिन जब पिलग्रिमेज की बात हो रही है वहां पे तो हर समाज का हर सेक्शन का व्यक्ति आता है ना, सो दैट गेव स्पेस टू द राइटर कि वहां पे वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जो पीपल हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो चौसर की इस कॉम्पोजिशन में हमारे पास बहुत सारे नैरेटर्स हैं जो कि समाज के अलग अलग ग्रुप्स में, रैंक्स में, सबके अलग प्रोफेशंस हैं। मतलब कोई तो बहुत ही जो किंग के कोर्ट में पोजीशन है, नाइट की, KNIGHT, एक ऑफिशियल पोजीशन है कोर्ट में। ठीक है, फिर हमारे पास बहुत सारे चर्च के कुछ पोजीशंस होल्डर्स हैं। मैंने कल के अपने लेक्चर में बताया था कि चर्च का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था मिडीवियल इंग्लैंड में। तो हमारे पास ये जो चर्च के क्लर्क, चाहे वो प्रायरस हो, चाहे कोई एक बहुत अमीर लैंड ओनर है, ठीक है, जिसको जो हमें सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, वो वाइफ ऑफ बाथ, वो भी एक नैरेटर है उनमें से एक। ठीक है, एक कोई कारपेंटर है, कोई पार्डनर है। पार्डनर एक पोजीशन थी जिसको ये पावर थी कि वो किसी को भी पार्डन कर सकता है, उसका जो सिन है वो उससे माफी दिलवा सकता है। ठीक है, तो वो इतने करप्ट हो गए थे पार्डनर्स की, लोगों से मटेरियल चीजें लेने लग गए थे और पार्डन्स ग्रांट करने लग गए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने कल भी बात की थी कि चर्च में करप्शन बढ़ रही थी। तो इन अ वे ये जो एक प्लेटफॉर्म बना है इस पिलग्रिमेज से, डेफिनेटली हमें एक मिरर टू द सोसाइटी ऑफ 14th सेंचुरी मिल रहा है। तो ये तो बात हो गई कि एक लिटरेरी स्टैंडर्ड रेज किया इस टेक्स्ट ने, द कैंटरबरी टेल्स ने। इसमें ना एक और भी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ये वर्क कैंटरबरी टेल्स का ना एक हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल लेवल पे ना इंट्रोड्यूस करता है लेट मिडल एजेस को, मतलब बाद का जो समय है 1000 के बाद वाला जो टाइम है ना, जहाँ पे अगर हम लेटर मिडल एजेस की बात करें, जहाँ पे हम चौसर को देख रहे हैं द वे ही इज राइटिंग, तो वो क्या कर रहे हैं, पास्ट को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वो ये भी दिखा रहे हैं कि एक कमेंटेटर के तौर पे
ठीक है, वो हर किस्म के, मतलब वो तो वहां पे कमेंट कर रहे हैं, चौसर क्या कमेंट कर रहे हैं कि हायर क्लास के लोग कैसे हैं, लोअर क्लास के लोग कैसे हैं, और एक सोसाइटी का ओवरऑल व्यू दे रहे हैं हम सबको। ठीक है, और कैसे दे रहे हैं, विद हिज ओन गिफ्टेड माइंड, जिस तरीके से उनकी ऑब्जर्वेशन है, जो बहुत कमाल की बात है, उनकी ह्यूमर, आयरनी, विट, सटायर, जो देखने लायक है, जो जो हम इस डिस्कशन में अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अभी एक बात कही कि वो कमेंटेटर हैं, चौसर को ये कहा मैंने, जेफरी चौसर जो हैं पोएट हैं, बहुत सारी फेमस कॉम्पोजिशंस के वो क्रिएटर हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है उनको। और इसके अलावा उनमें जो क्वालिटी थी वो थी द वे ही यूज्ड टू ऑब्जर्व बेसिक ह्यूमन नेचर, जिससे कि उनको और भी उनकी जो पोएट्री एज अ पोएट वो ग्रेट थे ना, वो और बढ़ गई ये बात, सिर्फ उनकी ऑब्जर्विंग नेचर के कारण। सो जब हम बात करते हैं ना रचे, जब हम ये बात करते हैं कि ये कैंटरबरी टेल्स में बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं, 30 के करीब श्रद्धालु जो धार्मिक स्थान की यात्रा पे निकले हैं, 30 हैं वो, उनमें से कैरेक्टर्स ऐसे बनाने कि याद रहें। और जब आई वॉज योर एज, आई रिमेम्बर हम लोगों को प्रिस्क्राइब्ड थी पार्टनर्स टेल, ठीक है, और मतलब ये इनका कैरेक्टर ना ऐसे है जैसे किसी ने पोर्ट्रेट बनाया हो किसी का, बिल्कुल क्लियर। चौसर जो है एज अ राइटर इतने कमाल के उभर के आते हैं आर्टिस्ट, कि आपके सामने ना वो कैरेक्टर की छवि, एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। जब आप वाइफ की बात करते हैं, द वाइफ ऑफ बाथ, उस जगह का नाम है बाथ, जहाँ के एक क्लोथ ट्रेड्समैन की वाइफ है ये, और इसीलिए है। तो ऐसे कैरेक्टर्स कि आप उनकी अनफिल्टर्ड रॉनेस नेचर को देखने के बावजूद इतना ज्यादा एडमायर करते हैं उनकी डिपिक्शन, द वे दे आर डिपिक्टेड। द वाइफ ऑफ बॉथ मैंने शायद डिस्कस नहीं किया अभी तक, लेकिन ये जो कैंटरबरी टेल्स है ना, ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट है उस टाइम पे क्या आइडियाज थे लोगों के, लव, मैरिज, क्रिश्चियनिटी। और चौसर जो है उन्होंने डायरेक्ट, जैसे हम कल बात कर रहे का डोमिनेंस, सुपरियोरिटी थी, ये डायरेक्ट उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के जरिए इनडायरेक्ट सटल जो एक एक्सप्रेशंस हैं वो जरूर हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं। जो हम लोगों को, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हमें तो बच्चे सीधा सीधा जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट है द वाइफ ऑफ बाथ, उसी में से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं। हमें पता होना चाहिए कि प्रोलोग भी एक हिस्सा है इस कॉम्पोजिशन, इस टेक्स्ट का। प्रोलोग किसी भी टेक्स्ट की इंट्रोडक्शन को कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आपको कि ये सारी जो कैंटरबरी टेल्स हैं उसमें ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम कहानियां सुनाएंगे, सुनाएगा। तो टेल सुनाने के लिए वो एक, जैसे हम वो स्लिप्स करते हैं ना, तो वैसे एक लॉट दे ड्रॉ, एक करते हैं कि हम ड्रॉ निकालते हैं जिसका पहले स्लिप, सो दैट वे दे डिसाइड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जो नैरेटर है, ये जो पोएटिक फॉर्म में हमारे पास कॉम्पोजिशन है, ये है तो कहानी ना। तो यहाँ पे कहानी सुनाने वाला जो नैरेटर है वो दिखाया है कि एक ना पहले क्या होता था, पहले होटल्स नहीं होते थे, है ना, जिसको इंग्लिश में इन कहते हैं, INN। बड़ी फेमस इन है टेबॉर्ड इन, TABARD, टेबॉर्ड इन, जहाँ पे ये एक रूम, नैरेटर जो है एक रूम रेंट करता है, और उसने ना जो अपनी जर्नी कैंटरबरी पहुंचना है उसने, तो इस इन में पहले जैसे स्टे लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो वो कहता है मैं यहाँ पे एक रूम रेंट ले पर रख के, और आई विल टेक रेस्ट एंड देन आई विल बिगिन माय जर्नी टू कैंटरबरी। तो वहां पे जब ये नैरेटर रुका हुआ है, वहां पे उस शाम कुछ ग्रुप आता है लोगों का ना,
और वो सब ग्रुप कहाँ जा रहा है, कैंटरबरी पे। और हम वहां पे हर एक हमारे कल्चर में होता है ना, कोई संत किसी की प्लेस बनी है, तो वहां पे सेंट थॉमस बैकेट की जो है वो एक एबोर्ड है वो कैंटरबरी में, जहां ये सब लोग उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए जा रहे हैं। तो अब उनको लगता है कि क्योंकि सब लोग पिलग्रिम्स हैं, सब लोग एक ही जगह जा रहे हैं, तो ये अकम्पनी करेंगे। और फिर ऐसे ही जैसे वो नैरेटर अब उसके पास क्या हो गए हैं, ये न्यू जो ट्रेवलिंग कंपेनियंस हो गए हैं। वहां पे इन है जहाँ पे ये रुके हुए हैं, वहां का होस्ट है एक, वो उसका नाम है हैरी बेले, HARRY बेले, BAILEY। तो वो सजेस्ट करता है कि हम ये हमारा ट्रिप जो है कैंटरबरी को, इसको और अच्छे से प्लेजेंटली स्पेंड करेंगे, तो क्यों ना हर एक मेंबर जो है वो 2 टेल्स सुनाए जब वो कैंटरबरी जा रहा है, ठीक है, और जब वो वापस आएगा तब सुनाए। सो जो सबसे बेस्ट स्टोरी सुनाएगा उसको बहुत अच्छा ग्रेट फीस्ट डिनर हम अवार्ड करेंगे, बाकी के सारे जो मेंबर्स हैं। तो ये है वो जो कैंटरबरी टेल्स की एक प्रोलोग है, जहाँ पे वो होस्ट भी डिसाइड करता है कि मैं भी चलूंगा और मैं जज बनूंगा इन सब की टेल्स का। तो व्हाट इज दिस इंट्रोडक्शन। अब हम लोगों को तो बच्चे सीधा वाइफ ऑफ टेल की स्टोरी है, बट वहां सीधा जाने से पहले हमें थोड़ी समझ होनी चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट की जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रोलोग है, ये सेट कर रहा है, एक फिजिकल सेटिंग दे रहा है रीडर्स को, एक मोटिवेशन बता रहा है कि इन सब पिलग्रिमेज पे जाने वाले ये जो पिलग्रिम्स हैं, ये कहाँ से क्या मोटिवेटेड हैं। और जो चौसर हैं एज अ राइटर, उनका प्लान क्या था कि जब ये हर एक कैरेक्टर दो दो कहानियां सुनाएगा आने और जाने में, तो ये तो मतलब बिग बिग प्लान था, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था राइटर का। और बट हमारे पास अगर उस तरीके से देखे तो फाइनली तो 24 टेल्स ही हैं इस कॉम्पोजिशन में। प्लान तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था। तो वी हैव, जब वो ये प्रोलोग में ना ऐसे पोर्ट्रे करते हैं सारे जो इंग्लिश लाइफ को दिखाया है, ठीक है, और वो इसलिए है क्योंकि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग ऑक्यूपेशन से जो ये पूरा सोसाइटी है उसकी सोशल स्टैंडिंग है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं वो। तो कैसे हैं वो पिलग्रिम्स कैसे हैं, कोई हाईएस्ट सोशल रैंक का है, कैसे एक दूसरे को डिस्क्राइब करते हैं, कोई लो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी का मेंबर है। तो कुछ ऐसे लोग भी दिखाए हैं जो बहुत ही हाई सोशल रैंक के लोग हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, जैसे कि नाइट्स, और पोजीशन एक स्क्वायर की होती है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि जो सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा हाई हैं, जैसे ये मंक है, फ्रायर हैं, ये सब पोजीशंस होती हैं चर्च में, ठीक है, जो इनसे तो लो क्लास के हैं ना। और इन सब की जो जो स्वभाव है, इनकी कहानियां, इनके प्रोलोग्स, हर एक स्टोरी से पहले ये प्रोलोग्स में अपना डिस्क्रिप्शन दिया दिया होता है इनका। तो ये इसको बहुत ही ज्यादा ना कॉम्प्रिहेंसिव वर्क बन जाता है कि कैसे जो है चौसर ने ये विजुअलाइज किया कि वो एक एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाएंगे, अदरवाइज तो इट इज नॉट पॉसिबल कि जहाँ पे इतना ज्यादा जो जो मायराइड ग्रुप है ना, वैरायटी है ग्रुप की, वो हो सके इकट्ठी। तो हमने देखा कि ये जो ये सारे लोग हैं, जैसे वाइफ ऑफ बाथ है, ये तो बहुत ही उस ग्रुप को बिलोंग करती है ना, जो मिडिल क्लास ग्रुप है ना। वाइफ ऑफ बाथ उस ग्रुप को बिलोंग करती है। इसमें कोई कोई कुक है ना, कोई शिपमैन है, कोई फिजिशियन है, और और सबसे बड़ी बात है कि जैसे अब फिजिशियन किसको बोलते हैं, एक डॉक्टर होता है जो मेडिसिन का डॉक्टर है। तो पहले कोई ज्यादा उसको पहले से मेरा मतलब 14 सेंचुरी से पहले का टाइम,
ठीक है, ये मिडिल एजेस का टाइम, तब तो उनको कुछ ज्यादा रिगार्ड भी नहीं करते थे, और वाइफ ऑफ बाथ भी उसी उसी मिडिल क्लास ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स का हिस्सा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए होनी जरूरी है, क्योंकि फिर मुझे लगता है जब मैं वाइफ ऑफ बाथ प्रोलोग और टेल की बात करूंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगी। अब देखो ये क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ये जो स्टोरी है वो बिगिन होती है, हर एक स्टोरी, ठीक है। तो जब वाइफ ऑफ बाथ्स टेल की जब बिगिनिंग होती है, कहानी शुरू करने से पहले हर एक जो ये पिलग्रिम है, ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंस। तो ये भी कर रही है वाइफ जो है, ये अपने कहानी के प्रोलोग में, इंट्रोडक्शन में बताती है कि पहले तो वो शी जस्ट टॉक्स अबाउट, शी जस्ट इंट्रोड्यूसेस। कुछ ना लोगों का स्वभाव होता है, वो अपनी बातों से ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई अनएजुकेटेड, इग्नोरेंट ना समझ ले। जब आप वाइफ ऑफ बाथ को इमेजिन करेंगे अभी, शी इज समवन हु इज वेरी फिजिकली बहुत ज्यादा ब्राइट ड्रेस में है, रेड स्टॉकिंग्स बहुत क्लियरली जो है चौसर उनके लिए पता है। स्टॉकिंग एक लंबी सी जो फॉरेन सेटिंग्स में ये लोग पहनते हैं, स्टॉकिंग्स पहनती है वाइफ जो है। और ये जब बिगिन करती है अपना प्रोलॉग, तो ये अनाउंस करती है कि ना उसने हमेशा एक्सपीरियंस को फॉलो किया है, कभी भी अथॉरिटी को, सुप्रीमेसी को फॉलो नहीं किया। आई होप यू ऑल आर वाइज इनफ। हमने पिछले सेमेस्टर में ऐसा कुछ बहुत एनालाइज किया है कि विमेन की पावर जो है उसको हमेशा सप्रेस और रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल किया गया है। और चर्च भी जो है ना, क्योंकि चर्च का एक प्रोमिनेंस, एक प्रोमिनेंट प्लेस था चर्च का प्रायोरिटी के तौर पे, और वो एंटी फेमिनिस्ट थे, ठीक है। और एक ऐसे कैरेक्टर को चौसर ने यहाँ पे रखा है जो वुमेन का पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि वो ओपिनियंस बताना चाहते हैं अबाउट मैरिज, अबाउट लव, एंड लव ऑल्सो थ्रू फिजिकलिटी, थ्रू सेक्सुअल कॉनोटेशंस। तो वहां बिगनिंग में वो बात करती है कि मैं तो हमेशा से ना एक्सपीरियंस के रूल को फॉलो करती हूँ, और क्लियर करती है बिगनिंग में ही कि आई हैव हैड 5 हस्बैंड्स, ठीक है। और ये वो एक्सप्रेशन में भी यूज करती है, एट द चर्च डोर। दैट मीन्स वो जो एक फॉर्मल मैरिजेस हैं दैट टुक प्लेस इन हर लाइव्स। और अभी वो इस बात को जब क्लेम करती है, तो वो कहती है कि मैं ना अब इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस मैंने लिया है कि मैं आई एम एन एक्सपर्ट नाउ। तो उसको कुछ बुरा भी नहीं लगता, शी डजंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन हैविंग हैड 5 हस्बैंड्स। और कुछ ऐसे बिब्लिकल रेफरेंसेस भी वो देती हैं जहाँ पे अपनी अपनी पोजीशन को डिफेंड करती हैं, है ना। पहले वो किंग सोलोमन की बात करती हैं जिनकी बहुत सारी वाइफ्स थी, और करती हैं जैसे सेंट पॉल ने कहा कि इट्स बेटर टू मैरी देन टू बर्न। तो वो कहती है कि इट्स नथिंग बैड दैट शी हैज हैड मैनी हस्बैंड्स। तो अब जो मैं बात अभी कर रही थी कुछ मिनट पहले, कि कुछ लोगों को अपनी इग्नोरेंस और अपनी नॉलेज, ये उनकी कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो, उनकी कम्युनिकेशन वैसे ही इस वाइफ में है, क्योंकि वो क्या दिखाना चाहती हैं, शी वांट्स टू शो द नॉलेज दैट शी इज नॉलेजेबल अबाउट बाइबल, you know, she's knowledgeable about the ways of life, she's knowledgeable about history, geography of the time। और तो वो ना जब ऐसी बात कर रही है और बाइबल की भी रेफरेंसेस ले रही है, तो तब वो कहती है कि क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये प्रूव कर सके कि गॉड कमांड करते थे या गॉड ने ऑर्डर किया है कि वर्जिनिटी इज द ओनली वे that can show that you are pious towards living and you are more mm, full of pious feelings, you know, when you believe that virgin to reach God।
about physicality, she talks about the physical organs. They prove, they serve the purpose of pleasure. और जैसे कि वो कुछ बात करती है कोल्ड विमेन, कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जो कि शी टॉक्स अबाउट कि मैरिज में क्या रीजंस होते हैं डिस्टर्बेंसेस और बैड रिलेशनशिप। बट हम एनालिसिस की बात तो भी करेंगे, बिकॉज आई जस्ट वांट यू ऑल फोकस ऑन द प्रोलॉग कि जो ये वाइफ है, द वाइफ ऑफ बाथ, फिर ना ये कैसे इस पे ना टेल्स रिलेट करती है जो उसके पहले हस्बैंड्स थे। वो रिवील करती है कि हमेशा से ना मेरी सुपरियोरिटी रही है मेरे हस्बैंड्स पर, यू नो दिस सॉवरियनिटी। ये इसका जो वो बात करती है ना, दैट आई ऑलवेज एंजॉयड द अपर हैंड ओवर ओवर द हस्बैंड्स दैट आई हैड। और ये हिस्सा है जब वो बताती है कि whenever I used to have superiority over my husband, और क्या होता था, he died। और फिर वो बताती है कि ये फिफ्थ हस्बैंड जो प्रेजेंट हस्बैंड हैं वो कैसे मिलते हैं। तो वो कैसे मिलते हैं, फोर्थ जो हस्बैंड है वाइफ ऑफ बाथ का, उसके फ्यूनरल पे शी मेट दिस यंग क्लार्क जिसका नाम है जेनकिन, JANKYN। और she narrated कि she couldn't take her eyes off him, और कैसे वो फिर ना towards the end of the month, you know, after the funeral, and they both get married। और हालांकि जेनकिन was much much younger than the wife of Bath, she was twice his age। और बहुत मतलब कुछ आफ्टर द मैरिज शी रियलाइज्ड कि जेनकिन जो है वो तो सारा दिन रीडिंग में टाइम बिताता है, और वो भी वो किताबें पढ़ता है जो क्रिटिसाइज करता है औरतों को। और ऐसे ही वो ना कुछ कलेक्शन पढ़ रहा है एक टाइम पे, और वहाँ पे स्टोरी आती है ईव की, और वो स्टोरीज में वो पढ़ता है कि कुछ वुमेन अनफेथफुल हैं, कुछ मर्डरर्स हैं, कुछ प्रोस्टिट्यूट्स हैं। तो वो टॉलरेट नहीं कर पाती जो वाइफ, और वो किताब पकड़ती है, इतनी जोर से अपने हस्बैंड को मारती है कि वो पीछे को ना गिर जाता है, वहां जहाँ एक फायर साइड सी बनी होती है। उठता है, वो उसको बहुत जोर से हिट करता है एक फिस्ट के साथ, एक मुक्की के साथ, और फिर वो गिर जाती है, और वो ऐसे दिखावा कर, ठीक है। और वो जैसे ही उसके ऊपर उसको देखने आता है ना वो गिर गई है नीचे, तो वो उसको इतनी जोर से हिट करती है दोबारा, और प्रिटेंड करती है कि मैं तो मर गई हूँ। तो वो इतना ज्यादा अपसेट हो जाता है, और फिर उसको प्रॉमिस करता है कि तुम अगर क्या मैं ऐसा करूं कि तुम जीवित हो जाओ दोबारा ना। तो बस ये वो दिखाती है बाकी के जो पिलग्रिम्स, आई गेन्ड सुप्रीमेसी ओवर माय हस्बैंड। और ये जो सुप्रीमेसी, ये जो सॉवरियनिटी है फिफ्थ हस्बैंड पे उसको मिली है। और वो भी जो फिफ्थ हस्बैंड है वहां से, मतलब फ्रॉम दैट डे टिल दैट फिफ्थ हस्बैंड आल्सो डाइड, वो कैसी रही है हमेशा, ट्रू फेथफुल वाइफ फॉर हिम। और ये जो सारा मैं जो बात कर रही हूँ ना बच्चे, ये सारी प्रोलोग की बात हो रही है, जो इसने अपनी कहानी की इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें की हैं। इसके बाद वो कहानी है जो टेल है, और वो कहानी किसके बारे में है, जो ये बात कर रही है, कौन सी, हैप्पी जो रिलेशनशिप है मैरिज का, जो हैप्पी मैच होता है मैरिटल रिलेशनशिप में, हैप्पीनेस का रीजन अकॉर्डिंग टू द वाइफ ऑफ बाथ क्या है, जहां पे द वाइफ हैज कंट्रोल, द वाइफ हैज सुप्रीम। इसी बात को रिटरिएट करती है, इसी सोच को रिपीट करती है। तो यहाँ पे वो उसकी स्टोरी बिगिन होती है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, आप भी महसूस करोगे कि जो उसका प्रोलोग है ना, इंट्रोडक्शन है उस कहानी का, वाइफ का जो स्टोरी वो बताएगी, उससे कहीं ज्यादा बड़ा तो प्रोलोग था। तो शी टॉक्स अबाउट द स्टोरी, जहाँ पे एक नाइट है, जैसे ये वॉरियर्स होते हैं ना बच्चे, योद्धा होते हैं, तो कोर्ट में भी एक पोजीशन है जहाँ पे एक जो योद्धा की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉरियर्स को, उनको नाइट्स कहते हैं, KNIGHT। तो एक बहुत ही नाइट है किंग आर्थर के कोर्ट का, हमने किंग आर्थर की कल बात की थी। जो इनका जो कोर्ट है उसमें ये एक नाइट की पोजीशन पे हैं, और ही रेप्स अ वेरी ब्यूटीफुल यंग वुमन।
और जो लोग हैं वो इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं कि एक ऑफिसर ने इस तरीके से बिहेव किया है, तो वो जस्टिस मांगते हैं। तो लॉ तो यही डिमांड करता है कि नाइट जो है उसको बिहेड कर दिया जाए, उसको उसका सर कलम कर दिया जाए। तो ये सब जो क्वीन है वहां पे कोर्ट में, वो सब रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमें ये, किंग को कहती हैं कि हमें ये पावर दो कि हम डिसाइड करें कि नाइट के साथ क्या जस्टिस होना चाहिए, क्या पनिशमेंट उसको देनी चाहिए। तो क्वीन जो है ना, वो उस नाइट को कहती है कि तुम ना एक पूरा ईयर लो, पूरा एक साल, उस एक साल में ये पता करके लाओ, यू जस्ट गो एंड डिस्कवर व्हाट डू वुमेन मोस्ट डिजायर। ये क्वेश्चन है इस कहानी का, कि क्या है जो एक औरत, जो एक वुमेन डिजायर करती है। पूरा साल बीत जाता है। जो नाइट है ना, वो उस टाइम पे लोग हॉर्सेस राइड करते थे, तो वो पूरा साल बीत चुका है, उसके पास आंसर नहीं आया है, और वो अब वापस कोर्ट जा रहा है। उसको पता है कि अब उसकी मौत पक्की है, डेथ मिलेगी उसको। और उसी टाइम पे वो देखता है कि 24 यंग ब्यूटीफुल लेडीज हैं जो डांस और सिंग कर रही हैं। तो जैसे ही वो वहां पहुंचता है, और वो सारी जो यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, और वहां पे क्या रह जाता है, सिर्फ एक एक लेडी है, बहुत ही फाउल लुकिंग ओल्ड वुमन, जो उसके पास पहुंचती है और पूछती है कि व्हाट आर यू लुकिंग, व्हाट आर यू सीकिंग। और नाइट एक्सप्लेन करता है कि मैं तो ऐसे एक सर्च पे हूँ, मेरी ये क्वेस्ट है। और ओल्ड वुमेन उसको प्रॉमिस करती है कि जो जो राइट आंसर है वो मैं डेफिनेटली तुम्हें दूंगी, लेकिन अगर मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी लाइफ सेव करूंगी इस आंसर से, तो तुम क्या करोगे। तो नाइट जो है वो कहता है कि ओके, वट एवर यू से आई विल डू दैट। तो जो क्वीन है वहां पहुंच, उसके पास पहुंचता है नाइट, और वो ऑर्डर करती है द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू, उसका आंसर बताओ कि क्या है। और ओल्ड वुमेन ने उसको बताया ही था दैट वुमेन जो हैं दे डिजायर सॉवरेनिटी ओवर देयर हस्बैंड्स द मोस्ट। अब जब ये राइट आंसर है, तो ये जो हेल्प किया है वो उसको कहती है कि अब आप मेरी डिमांड जो है उसको पूरा करो। तो नाइट कहता है क्या है तुम्हारी डिमांड, एंड शी सेज आई आई विश टू बी योर वाइफ एंड आई विश टू बी योर लव। तो नाइट जो है वो इतना ज्यादा दुख में है, इतनी एगनी में है, बट उसको तो अब उसकी लाइफ सेव की है उसने, सो ही अग्रीड टू मैरी दिस ओल्ड वुमन। सो ऑन देयर वेडिंग नाइट, जो नाइट है वो so he does not pay any attention to the wife, because he's not willing to accept her. तो वो पूछती है कि क्या ऐसा रीजन है। सो ही कन्फेसेस कि सिर्फ उसकी एज ही नहीं, उसका अगलीनेस, और वो कैसे इतने लो, जैसे बर्थ रैंक की है ना, उसके अपीयरेंस से दिखता है, ये सब उसको रिपल्सिव लगता है। तो जो सो देयर इज अनदर मैसेज जो वहां पे वो कन्वे करती है। वो कहती है कि जो एक इंसान की ना जेंटल नेचर होती है ना, जब वो ट्रूली जेंटल है तो फिर अपीयरेंस मायने नहीं रखती, वर्च्यू मायने रखता है। सो देयर इज दिस मैसेज दैट यू डोंट नीड टू गिव अप इम्पोर्टेंस टू द आउटर अपीयरेंस। और वो कहती है कि जो लुक्स होते हैं वो कुछ लोग हैं उनको एसेट्स की तरह लेते हैं, है ना, लेकिन जो लुक्स होती हैं, गुड लुक्स होती हैं, देन मैनी इफ वो उसको रीजन देती है कि इफ आई वर अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, मैनी मेन वुड बी आफ्टर दिस पोजेशन, दिस फीलिंग टू पोजेस मी। और अभी इस प्रेजेंट स्टेट में तो मतलब शी एश्योर्स हर हस्बैंड की आई being a very ordinary human being, so you can be assured, you can be safe that you have a virtuous wife. तो अच्छा वो कहती है चलो I'll give you a choice, what do you want, an old woman जैसी कि मैं अभी हूँ, लेकिन वो ऐसी ओल्ड वुमेन हूँ जो बहुत लॉयल है, बहुत ट्रू है, बहुत वर्चुअस वाइफ है,
या तुम चाहते हो कि एक ब्यूटीफुल वुमन तुम्हें मिल जाए एज योर वाइफ, और सो व्हाट डू यू वांट? तो नाइट कहता है कि चॉइस तुम्हारी है, कोई मुझे इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आई अग्री दैट ट्रू नेचर, वर्चू, जो स्वभाव है, और ओके, एंड देन शी टुवर्ड्स, बिल्कुल एंडिंग पे आ गए हैं हम कहानी के, और शी सेज ओके देन if you agree this, they both kissed each other and she assured that you will find both fair and faithful as wife. और यही होता है कहानी के एंड में, that she turns into a very beautiful woman, young woman. अब एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हम एनालाइज कर रहे हैं इस कहानी को, इस प्रोलोग को, जहाँ पे प्रोलोग लॉन्गर है कहानी से, है ना। सबसे पहली बात, प्रोलोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है जहाँ पे ये जो लेडी है उन सभी सोच को रिप्रेजेंट करती है, जो क्या बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी सोच है ना लाइफ की कि एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है ना, अथॉरिटी की कोई बात नहीं है, रूल की कोई बात नहीं है। और वो अपनी स्टोरीज में भी बात करती है कि वुमेन जो हैं वो क्या डिजायर करती हैं, कंट्रोल, सॉवरियनिटी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो वाइफ ऑफ बात है वो अपनी बात भी कर रही है, हैविंग 5 हस्बैंड्स, वो अथॉरिटी से बात कर रही है अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे उसके पास पांचों के पांचों हस्बैंड्स पे उसकी सुपरियोरिटी ज्यादा थी। अब तुम ये देखो 14th सेंचुरी में, जहाँ पे चौसर के टाइम पे चर्च का जो एंटी फेमिनिज्म का एजेंडा है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग फैक्टर था। वुमेन जो थे ना उस टाइम में, उनको कैरेक्टराइज किया जाता था। आपने कभी सुना है चुड़ैल का कोई मेल काउंटर पार्ट सुना है? आपने सारी कहानियां सुनी है, विचेस होती हैं, लेडीज चुड़ैल होती हैं, लेडीज एंजल्स होती हैं। वुमेन को पोर्ट्रे ऐसे किया जाता था कि जैसे कोई समवन हु आर, मैं बात कर रही हूँ उस 14 सेंचुरी की इंग्लैंड की, जहाँ पे वुमेन को पोर्ट्रे किया जाता है सेक्सुअली इनसेशिएबल, दोज हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वेरी लेशरस, श्रूइश, सारे नेगेटिव ट्रेट्स। और हमेशा चर्च अथॉरिटीज उनको पैट्रोनाइज करती थी। उनको तो मतलब वुमेन जो थी वो इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी कि उनको कोई परमिशन नहीं थी चर्च के किसी भी फिलॉसफी, डॉक्ट्रिन में पार्टिसिपेट करने की। और मैरिज जो है वो ऐसे, यहाँ तो उसका कैरेक्टर 5 सेकेंड मैरिज को भी सही नहीं माना जाता था। तो इसीलिए वाइफ ऑफ बाथ जो है ना, वो एक पर्सपेक्टिव, वो एक माउथ वॉइस बन के उभरती है, जहां पे वो बात करती हैं कि जो वर्ड्स है ना गॉड के, जैसे आप स्क्रिप्चर से कहते हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा है, ठीक है, और वो हालांकि उसकी अपनी जो नॉलेज है स्क्रिप्चर्स की, कोई वहां पे विटनेस तो नहीं है ना कि शी वाज अ वेरी ग्रेट लर्नेड फिलोसोफर, लेकिन वो यहाँ पे इतना जरूर क्लियरली दिखाती है बच्चे की वो एक ऐसी वुमेन कैरेक्टर है, एम्प्टी माइंडेड पर्सन नहीं थी, ठीक है। हालांकि वो कहीं पे भी ऐसा कुछ कन्फेस तो नहीं करती है कि कहीं पे ये लिखा हो कि आप एक से ज्यादा मैरिज करते हैं तो कोई रूल है उसके लिए, है ना। और ये जरूर वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आता है कि व्हाई सो मच फस अबाउट इट। सो दैट मीन्स कुछ ऐसी बात उस एज में थी चौसर के टाइम पे, जहाँ पे जो जो वर्जिनिटी है उसको भी एक पॉजिटिव और एक ऐसा वर्च्यू माना जाता था। कुछ ऐसे सेंट्स थे बच्चे जिनको कैनोनाइज्ड, जैसे ऐसे कैनोनाइज्ड किया जाता था, क्योंकि कैनोनाइज्ड एक एक रिलीजियस रिचुअल है जहाँ पे उस सेंट को, उस इंसान को आम ह्यूमन बीइंग से हायर लेवल का दर्जा दिया जाता था, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो थे जिनको कैनोनाइज किया जाता है, या जी जो रिलीजियस थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या बताते हैं कि हमें डेथ मंजूर है लेकिन वर्जिनिटी हम लूज नहीं कर सकते। सो इतना ज्यादा मतलब इनको ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा कि वर्जिनिटी वाज
the preferable goal for them. तो हम जब ये सारी बातें कर रहे हैं, वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर दिखाता है फिजिकल साइड ऑफ लव, फिजिकल साइड ऑफ ऑफ रियलाइजेशन की जो मैरिज है वो क्या है, क्या वो सिर्फ सुपीरियोरिटी है, क्या सिर्फ क्लेम ओवर द बॉडी है, राइट ये सारी चीजें हैं जिसको इस कहानी में, मतलब हम इसको सिर्फ ये बात ना करें जो सरफेशियल लेवल पे दिखता है. सो दैट मीन्स ये जो कैरेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ का, ये होली स्क्रिप्चर से डिपार्ट करता है, क्योंकि वो ये साफ कहती है कि अगर एवरीबडी रिमेन्स अ वर्जिन, तो हाउ वुड यू गिव मोर वर्थ टू गेट मोर वर्जिन्स. तो ये ऐसे क्वेश्चंस, इतने ओपन क्वेश्चंस वो पूछती है. और she talks about the body organs that are used for procreation. और वो कैसे बात करती है, एक ऐसे, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर आपके सामने है जो बहुत वोकल है, जो कि बिल्कुल अशेम्ड फील नहीं करता है इस बात से, क्योंकि जो medieval व्यू है ना, वो ये मानता है कि जो मैरिजेस हैं दे आर फॉर procreation, and this is the woman who talks about pleasure. And she denies that वो जो belief है ना, जो आप सब यहाँ पे बात करेंगे, submissive होना, कम बोलना, साइलेंट रहना, ये उस सब के ऑपोजिट है. तो मतलब ऐसे आर्गुमेंट्स वाइफ ऑफ बाथ हमारे सामने रीडर्स के आगे रख रही हैं, जो कि वो ऐसी वुमेन है जो एक्सपीरियंस को तवज्जो देती हैं, प्रेफर करती हैं, ना कि आर्गुमेंट्स को, जो स्कॉलरली आर्गुमेंट्स हैं. तो कुछ अगर हम एनालिसिस की बात कर ही रहे हैं, तो उसका प्रोलोग जो है वो कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं है कि वो कुछ अपने टाइम की बात या चर्च के स्क्रिप्चर्स की बात कर रही हैं, बट वो उसको हमें एज अ रीडर, जो मैं चाहूंगी तुम सब भी देखो, तुम उसको एज अ पोर्ट्रेट देखो एक ह्यूमन बीइंग का. तो दैट विल बी द राइट वे टू लुक इनटू दिस प्रोलोग एंड टेल, क्योंकि वो एक ऐसी वुमेन है जो एनर्जी से भरी हैं, वाइटैलिटी से भरी हुई हैं, है ना, बहुत अलाइव हैं, रिस्पॉन्सिव हैं. आप ध्यान से समझो, एक ऐसा माहौल जहाँ पे औरतों को कोई जगह नहीं, कोई प्लेस नहीं, वहां पे एक ऐसा इंसान ऐसे वोकल हो रहा है. आई मीन 5 husbands, hardships, she lost her beauty, her youth, and she's of energy. तो ये जो लाइफ को एंजॉय करने का जज्बा है ना, जो जो एनर्जी का, जो कि वो बाकी के पिलग्रिम्स में नहीं देखती है, और शी हैज दिस विल टू एंजॉय, और जो वो खुद भी नहीं चेंज कर सकती, ये सब भाव जो नेचर है उसके अंदर. ओके, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडेज क्लास. वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो.